नमस्ते दोस्तों। हमने कल व्याकरण पर आधारित वीडियो का अध्ययन किया है दोस्तों। तो व्याकरण प्रकार जो है अपने, वो व्याकरण प्रकार के अनुसार कल जो वीडियो हमने देखी है, आपने उसका अध्ययन किया है, तो उस वीडियो के अंतर्गत व्याकरण के प्रकार में हमने जो पहला प्रकार देखा था दोस्तों, विरुद्धार्थी शब्द, यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द, अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द, उसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो उसका हमने उदाहरण देखा है, जैसे दिन, रात, थोड़ा, बहुत। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। उसे हम विरुद्धार्थी शब्द, विलोम अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द ऐसा कहते हैं। तो हमने दूसरा प्रकार देखा है व्याकरण के प्रकार में, उपसर्ग और प्रत्यय। तो दोस्तों, उपसर्ग में उसकी परिभाषा हमने देखी है कि मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। कि मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने उसका उदाहरण देखा था दोस्तों, अ अधिक न्याय बरोबर अन्याय। कि जो उपसर्ग है कि मूल शब्द के उसको पहले लगाया जाता है, इसे हम उपसर्ग इस शब्द से पुकारा जाता है। बहुत से सारे उदाहरण देखे हमने। वि अधिक जय विजय, ला अधिक परवाह लापरवाह, उप अधिक ग्रह उपग्रह, अ अधिक ज्ञान अज्ञान, आ अधिक रक्षण आरक्षण आदि। तो इसे हमने उपसर्ग कहा है दोस्तों। और दूसरा प्रकार उसमें है प्रत्यय। वो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे बलिदान अधिक ई बरोबर बलिदानी। बलिदान अधिक ई बरोबर बलिदानी। ई शब्द का उच्चारण हो रहा है उसमें, जिससे हमने प्रत्यय कहा है कि शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पुण्य अधिक वान बरोबर पुण्यवान पुण्यवान। इस प्रकार ऐसे बहुत से शब्द है दोस्तों उसमें। समय अधिक एक सामयिक, विचार अधिक शील विचारशील, तैयार अधिक ई तैयारी, व्यवहार अधिक एक व्यवहारिक, सात्विक अधिकता सात्विकता, साहित्य अधिक कार साहित्यकार, रेशम अधिक ई रेशमी, दया अधिक आलू दयालु, भारत अधिक ईय भारतीय, चतुर अधिक आई चतुराई आदि शब्द कि जो प्रत्यय कहलाते हैं, कि बाद में शब्द के अंत में उसे लगाया जाता है, उसे हमने प्रत्यय कहा है। तीसरा प्रकार हमने इसमें देखा था दोस्तों, शब्द युग्म। तो शब्द युग्मों के प्रयोग से भाषा रोचक बनती है। शब्द युग्म के प्रयोग से भाषा को हम रोचक बना सकते हैं। देखो अभी, जैसे किन किन,
हरे भरे, ये शब्द है दोस्तों, शब्द युग्म कहलाने वाले शब्द है। अगर वाक्यों को हमने पूरे अर्थ से बनाया कि भाषा रोचक बनाने के लिए, जैसे डाल पर एक रंग बिरंगी चिड़िया बैठी है, ऐसा उदाहरण देखा है हमने। रंग बिरंगी शब्द युग्म शब्द है, तो ऐसा अगर हमने उसके वाक्य में अगर उसको प्रयोग किया तो भाषा हमारी रोचक बनती है। दूसरा है सोते जागते सफर कट गया, शकुन रोते रोते सो गई। ये शब्द युग्म प्रयोग के द्वारा भाषा रोचक बनाई जाती है दोस्तों, कि जिसका वापर व्याकरण में शब्द युग्म के माध्यम से किया जाता है। अब हम अगला प्रकार देखने वाले दोस्तों, अगला प्रकार हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, तो उसकी परिभाषा मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों। सहायक क्रिया के कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखो, कुत्ते जल पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे। सहायक क्रिया लगे, लगना। तो हमने इसकी परिभाषा क्या देखी है? सहायक क्रिया के कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। पड़ेगा सहायक क्रिया, पढ़ना। सुरेश, ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो। सकते, सकना, बना सकना। काकी, मैं कलेवा कर चुका हूं। चुका ये सहायक क्रिया है। रोज सवेरे घुमा करो। रोज सवेरे घुमा करो। करो, करना, ये सहायक क्रिया है दोस्तों। तो इस प्रकार सहायक क्रिया कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त किया जाता है। मुख्य क्रियाओं की सहायता होती है, मुख्य क्रियाओं को सहायता की जाती है, उसे सहायक क्रिया, सहायता करने वाली क्रिया कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रकार हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, अब उसकी परिभाषा हम जानते हैं। जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा, जो दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है,
उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इस पर आधारित तुम्हें सवाल आता है दोस्तों कि निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अब यहाँ पर तख्ता दिया जाता है दोस्तों। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। अभी यह मूल क्रिया है दोस्तों, यहाँ जो आने वाली है ना, यह मूल क्रिया आने वाली है कि यह क्रिया इन्हें प्रेरणा देती है कि उसे प्रथम प्रेरणार्थक में तैयार बनाओ और द्वितीय प्रेरणार्थक का रूप बनाओ। अब जैसे मूल क्रिया है दोस्तों चलना, अब उसे वह प्रेरणा दे रही है कि इसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में क्रिया बनाओ। जैसे चलना, चलाना, चलवाना, ये सभी व्याकरण प्रकार 5वीं से 7वीं की कक्षा तक हुआ है दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। चमकना, चमकाना, चमकवाना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया की दी जाती है। जैसे चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। तो उसकी हमने परिभाषा देखी दोस्तों प्रेरणार्थक क्रियाओं की, कि जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता स्वयं काम न करते हुए दूसरे से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कि यह मूल क्रिया है कि जो प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप से अपना काम चलाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दोस्तों, कि ऐसे उदाहरण बहुत हम देख सकते हैं कि जो मैं ये सारा व्याकरण प्रकार आपको व्हाट्सएप पर आधारित मैं आपको उसकी तस्वीर निकालकर भेजने वाला हूँ। आप अपने व्याकरण विभाग में अच्छी तरह से लिखना है और इस प्रकार के 3 विभाग तैयार करके उसे अंक देकर उसे लिखना है दोस्तों। कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि जो तुम्हें परीक्षा में आता है। उस पर सवाल आता है कि निम्नलिखित क्रियाओं का, ये मूल क्रिया है जिसे क्रिया में हमने समाविष्ट किया है, कि निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। खाली ऐसा सवाल आएगा, आपको इस प्रकार का चार्ट तख्ता अपने उत्तर पत्रिका में तैयार करना है दोस्तों। तो ऐसे वर्ग पाठ में तैयार करके बहुत सारे मैं उदाहरण जो देने वाला हूँ, आपको भेजने वाला हूँ, वो अपने व्याकरण विभाग में अच्छी तरह से लिखना है दोस्तों। यहाँ तक शायद किसी को अड़चन नहीं होगी, आपकी समझ में आया होगा। वहाँ अच्छी तरह से पढ़ो। मैं जो आपको स्वाध्याय के लिए भेजने वाला हूँ वह अच्छी तरह से अपने वही पर लिख लो दोस्तों और उसकी पढ़ाई भी करो। अब दोस्तों अगला प्रकार है मुहावरे। हमने
मोहरों का वाक्य में प्रयोग करके अर्थ लिखकर 5वीं से 7वीं की कक्षा तक हमने देखा है कि उस पर सवाल आता है दोस्तों। निम्नलिखित मोहरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मोहरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो मोहरा दिया जाएगा आपको, उसका पहले उसके सामने उसका अर्थ लिखना है और फिर मोहरों को लेकर वाक्य का प्रयोग करना है दोस्तों। अब उसकी परिभाषा है, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर किसी विशेष वाक्यों में अथवा किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। फिर से कह रहा हूं आपको, गौर से सुनो कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे पहला मुहावरा है दोस्तों, पत्थर की लकीर। यह मुहावरा है, पत्थर की लकीर। अब उसका अर्थ हमने लिखना है, आपने लिखना है। मतलब होता है उसका पक्की बात। पत्थर की लकीर, यह मुहावरा हुआ और उसका अर्थ है पक्की बात। अब हम उसका वाक्य में प्रयोग बना सकते हैं दोस्तों। हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। देखो दोस्तों, हमारा मुहावरा क्या है? पत्थर की लकीर। सवाल है तुम्हें, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पत्थर की लकीर, मतलब उसका अर्थ है पक्की बात, एक निश्चित बात। उसका वाक्य में प्रयोग है कि हमारे पिताजी की प्रत्येक बात हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। अब यहाँ पर दोस्तों पत्थर की लकीर, इस मुहावरा का इस्तेमाल मैंने किया है। यहाँ पर देखो, इसे तो अपने अधोरेखित करना है। उसकी परिभाषा, मुहावरे की परिभाषा क्या है? फिर से कह रहा हूं कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थों को छोड़कर, अब उसका सामान्य अर्थ था पक्की बात, सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है, किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है, उसे मुहावरा कहते हैं। अब यहाँ पर हमने ये सामान्य जो अर्थ है उसका, पत्थर की लकीर का अर्थ लिया है हमने पक्की बात। तो वाक्य का प्रयोग करते समय वह अर्थ के बदले हम विशेष अर्थ वाला जो शब्द बनता है पत्थर की बात, लकीर, तब यह अर्थ हमने लिया है दोस्तों कि हमारे पिताजी की प्रत्येक बात
हम भाई बहनों के लिए पत्थर की लकीर होती है। पत्थर की लकीर। तो हमने परिभाषा के अनुसार देखा है कि कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो जाता है कि अभी ये सामान्य अर्थ जो था पक्की बात, ये विशेष अर्थ में क्या प्रचलित हुआ? पत्थर की लकीर होना, पक्की बात होना, इस अर्थ में वो प्रचलित हो गया। और मुहावरा लिखते समय, वाक्य का प्रयोग करते समय आपने हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों कि पत्थर की लकीर, चाहे मुहावरा कौन सा भी हो, उसका जो अर्थ है पक्की बात, तो मुहावरा का वाक्य में प्रयोग करते समय वह अर्थ कभी मत लिखो, वहां पर मुहावरे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे गले लगाना, प्रेम से मिलना। गले लगाना ये मुहावरा है दोस्तों, अर्थ है उसका प्रेम से मिलना। वाक्य में प्रयोग करते समय सामान्य अर्थ जो था प्रेम से मिलना, मुहावरा है गले लगाना। कि हर एक माँ बाप अपनी संतान को प्रेम से गले लगाती है। गले लगाना, प्रेम से मिलना। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को गले लगाती है, प्रेम से मिलती है। इस प्रकार गले लगाना। इसी प्रकार पत्थर की लकीर, यहाँ पर जो अर्थ दिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हम मुहावरे यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा मुहावरा है जी जान से लगना। जी जान से लगना, उसका अर्थ है दोस्तों पूरी शक्ति से परिश्रम करना। जी जान से लगना का मतलब पूरी शक्ति से परिश्रम करना। उसका मुहावरे का वाक्य प्रयोग है सत्रांत परीक्षा निकट आते जानकर सभी छात्र जी जान से पढ़ाई में लग गए। जी जान से पढ़ाई में लग गए। अब दूसरा मुहावरा आपको देता हूं यहाँ पर। कोल्हू का बैल अथवा कोल्हू का बैल होना। इसका अर्थ है दोस्तों लगातार काम में लगे रहना। लगातार काम में लगे रहना, यह उसका अर्थ है कोल्हू का बैल। यह मुहावरा है, तो उसका अर्थ हमने दिया है लगातार काम में लगे रहना। अब उसका वाक्य का प्रयोग हम देखते हैं। वाक्य के प्रयोग में आजकल की महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्हू का बैल बना दिया है। आजकल की महंगाई ने अच्छे भले आदमी को कोल्हू का बैल बना दिया है, मतलब उसे लगातार काम में लगा दिया है। देखो दोस्तों, कमाई के लिए। ऐसे मुहावरे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला मुहावरा मैं आपको दे रहा हूं, प्राणों की बाजी लगाना, मरने को तैयार होना। अगला मुहावरा है प्राणों की बाजी लगाना, मरने को तैयार होना। ये उसका अर्थ है। उसका वाक्य में प्रयोग है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए न जाने कितने युवकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी लगा दी। फूला, अगला मुहावरा है फूला न समाना। उसका अर्थ है बहुत खुश होना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। राम, वाक्य में प्रयोग, राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर अयोध्यावासी फूले न समाए। देखो, बहुत खुश होना, फूला न समाना। अगला मुहावरा है दोस्तों घात लगाना। उसका अर्थ है मौके की ताक में रहना। मौके की ताक में
रहना, संधि देखना, ढूंढना। उसका मुहावरा का अर्थ है मौके की ताक में रहना। उसका वाक्य में प्रयोग, शिकारी हिरन की शिकार करने के लिए जंगल में घात लगाए बैठा था। घात लगाना, मौके की प्रतीक्षा करना। अगला मुहावरा है धावा बोलना, चढ़ाई करना। धावा बोलना मतलब चढ़ाई करना। भारतीय नौजवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर धावा बोल दिया। धावा बोलना, चढ़ाई करना। अगला मुहावरा है दोस्तों, पत्ता न खटकना। पत्ता न खटकना मतलब उसका अर्थ है सन्नाटा रहना। पत्ता न खटकना, सन्नाटा रहना। चोर घर में घुसकर सारा सामान ले गए और पत्ता तक नहीं खटका। यानी कि सन्नाटा रहना, पत्ता तक न खटकना। अगला मुहावरा है दोस्तों, हुक्म बजाना, आज्ञा का पालन करना। हुक्म बजाना मतलब आज्ञा का पालन करना। फिर से आपको मैं वाक्य का प्रयोग द्वारा यहाँ पर बता रहा हूं। आखिरी मुहावरा ये, हुक्म बजाना, आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का पालन करना, यह मुहावरा है दोस्तों। हुक्म बजाना, आज्ञा का पालन करना। उसका वाक्य में प्रयोग हम लिख सकते हैं कि वह एक वफादार कर्मचारी था और अधिकारियों का हुक्म बजाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। हुक्म बजाने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सारे अधिकारियों जो उसे हुक्म करते थे, उसे जो ऑर्डर देते थे, उसे बात कहते थे, काम संभालने के लिए बोला जाता था, तो वह उसका आज्ञा का पालन करता था, मतलब हुक्म बजाता था। तो इस प्रकार मुहावरा दिया जाता है, उसका हमने अर्थ लिखना है और वाक्य का प्रयोग करते समय उस अर्थ को न लिखते हुए मुहावरे का इस्तेमाल उसके अंदर वाक्य रचना में आना चाहिए दोस्तों। उसे कहते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार यह व्याकरण हमने यहाँ पर इस वीडियो में देखा है। अगला प्रकार हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज यह जो हुआ यहाँ तक, किस प्रकार का आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला प्रकार हमने देखा था सहायक क्रिया। दूसरा प्रकार है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। और अगला प्रकार देखा हमने मुहावरे। मुहावरे और उसका वाक्य में प्रयोग। मुहावरा, मुहावरा का अर्थ, अर्थ बाद में वाक्य का प्रयोग। इस प्रकार ये 3 भाग हमने यहाँ पर देखे। अगला प्रकार मैं अगली वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ये आपको मैं स्वाध्याय के वर्ग पाठ में व्याकरण विभाग में लिखने के लिए मैं आपको इसकी तस्वीरें निकालकर अपने व्हाट्सएप पे अपने वर्ग पर भेजने वाला हूँ दोस्तों। आप अपने वर्ग पाठ में अच्छी तरह से लिख लो व्याकरण विभाग में और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। धन्यवाद।